दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत किस्त नंबर 102 मोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वहाँ तेज हवा और पत्तों के शोर के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। कांता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। मैंने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया क्योंकि कोई इस तरफ आ रहा था। खुश्क पत्तों की खड़खड़ाहट से अंदाज़ा हो रहा था कि वो हमारे बहुत नज़दीक पहुंच गया है। फिर कोई चीख कर बोला, अरे दादा, ये तो राम दयाल है। इस खबीस बूढ़े ने शायद हथौड़ा या कोई वजनी पत्थर मार के इसकी खोपड़ी तोड़ दी है। क्या जो आदमी मेरे साथ मारा गया था उसका नाम राम दयाल था? उसका मतलब है वो लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं गए। इस शख्स की आवाज़ सुनाई दी जिसे मोहन ने दादा कहकर पुकारा था। यहाँ राम दयाल और बूढ़े में हाथापाई हुई है। देखो, यहाँ हाथापाई के निशानात हैं। मुझे हैरत है दादा कि राम दयाल सा सूरमा इस नईफ बुढ़े के हाथों मारा गया। ज़्यादा हैरत मत करो, इस हैरत में तुम भी मारे जाओगे। दादा ने जहरीले लहजे में कहा। वजनी हथौड़ा तुम्हारे हाथ में हो तो तुम भी राम दयाल को ठिकाने लगा सकते थे। अचानक कोई दूर से चीखा, दादा। फिर खुश्क पत्तों और कच्ची ज़मीन पर कदमों की धमक सुनाई दी। कदमों की बुआहट हमारे दरख्तों के नीचे आकर रुकी। क्या वो लोग पकड़े गए? दादा के लहजे में इस्तराब था। नहीं पकड़े गए तो अब पकड़े जाएंगे। आने वाले ने दबे दबे जोश का मुजाहरा किया। दरख्तों के झुंड में इनकी एक जीप खड़ी है। खड़ी क्या है, उसे वहां छुपाया गया है। वो लोग इसी जीप के जरिए फरार होने वाले थे मगर उन्हें मौका नहीं मिला। जीप को वहां से निकालकर अपने कब्जे में कर लो, दादा ने हुक्म दिया, और इन हरामजादों की तलाश तेज कर दो। वो अभी यहीं कहीं होंगे। अगर वो हमें यहाँ नहीं मिले तो आसपास के गांव में इन्हें तलाश कर लेंगे। वो बोलते बोलते लम्हा भर को खामोश हुआ। फिर बोला, हाँ, सबको ये बता दो कि इस बूढ़े के हाथ में कोई वजनी हथौड़ा या लोहे की कोई चीज़ है। ये भी इम्कान है कि बूढ़ा और उसके हथियारों से भी मसल्ला हो। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, एक ज़रूरी बात और सुन लो। इन दोनों के साथ कम अज़ कम एक आदमी और है। वो आदमी जिसे कांता आवाज़ें दे रही थी। बस अब जाओ। आने वाला फिर कांता भागता हुआ वापस चला गया। हम दोनों दुमसादे बैठे रहे। मेरे हाथ में दूरमार राइफल थी और एक राइफल मुझे कांता के हाथों में भी नज़र आ रही थी। वो भी मोहतात अंदाज में इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो शख्स भी वहाँ से चला गया जिसे उसके साथी दादा कहकर मुखातब कर रहे थे। शाम का अंधेरा बहुत तेज से हर शय को अपनी लपेट में ले रहा था। ये एक तरह से हमारे हक में बेहतरी था। अंधेरे में हम इनसे ज़्यादा महफूज रह सकते थे। मैं इनसे खौफजदा नहीं था मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो तादाद में कितने हैं। अब वो लोग जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर हमें तलाश कर रहे थे। दादा के जाने के बाद कांता से मैंने पूछा, ये कंवर साहब कौन है जो तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं? मेरा चच्चा है। कांता के लहजे में नफरत थी। आवारगी और अय्याशी में अपने हिस्से की जायदाद और दौलत ठिकाने लगा दी। अब वो कंगाल हो चुका है, इसलिए उसकी नज़रें मेरी जायदाद पर हैं। पिताजी की वसीयत के मुताबिक मुझे वो जायदाद 21 साल की उम्र में मिलेगी। इस वक्त तक उसका इंतज़ाम मेरे चचा के हाथ में रहेगा। ये वसीयत भी बहुत पुरानी है। इस वक्त पिताजी को भी अपने भाई के करतूतों की खबर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है कांता? मैंने बेयकीनी से कहा कि इन्हें अपने भाई की आवारगियों का इल्म न हो। इन्हें ज़रूर मालूम होगा, कांता ने कहा, मगर इस वक्त तक चचा ने इतने पर पुर्जे नहीं निकाले थे। पिताजी के सामने तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बने रहते थे। वो वसीयत पिताजी के देहांत से 10 साल पहले लिखी गई थी।
वो वसीयत बदलना चाहते थे मगर इन्हें इसका मौका नहीं मिला। वो तो भला हो बाबा का जो उस वक़्त हमारी हवेली में मौजूद थे। पिताजी की हालत अचानक बिगड़ गई थी। इन्हें बाबा पर बहुत भरोसा था। उन्होंने बाबा को बुलाया और कहा कि मुझे वसीयत तब्दील करने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए एक जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूँ। कांता जब तक 21 वर्ष की ना हो जाए इसकी हिफाजत करना। बाबा ने उनसे वादा कर लिया। शायद मेरी ज़िंदगी बाकी थी जो भगवान ने इस बाबा को हवेली भेज दिया था। इस रात पिताजी का देहांत हो गया। इनके क्रियाक्रम के फौरन बाद एक रोज़ बाबा खामोशी से मुझे वहाँ से निकाल लाए। उन्होंने भी भांप लिया था कि मेरा चाचा जायदाद के लिए मेरी जान लेना चाहता है। वो मुख्तलिफ शहरों में रहते रहे, फिर आखिर इस जंगल में आकर आबाद हो गया। कांता शायद बोलते बोलते थक गई थी, इसलिए खामोश हो गई। मैंने भी कुछ बोलना मुनासिब न समझा और खामोशी से सूरत हाल पर गौर करता रहा। मचान पे एक ही रुख से बैठे बैठे मेरा जिस्म गोया अकड़ कर रह गया था। मेरी बेचैनी को शायद कांता ने भी महसूस कर लिया। वो ज़्यादा वक्त कपड़े के इस झूले में लेटी रही थी, इसलिए वो मेरे मुकाबले में ज़्यादा तरोताज़ा लग रही थी, या फिर ये मेरा एहसास था। उसने मुझसे कहा, कामरान तुम बैठे बैठे थक गए हो, कुछ देर के लिए झूले में आकर लेट जाओ। मैंने इनकार करना चाहा मगर उसने ज़बरदस्ती मुझे इस झूले में लिटा दिया। राइफल अब भी मेरे हाथ में थी। झूले में लेटकर मुझे वाकई बहुत सुकून मिला। फिर मुझे पर एक अफ्तार टूट पड़ी। अचानक ही कांता भी इस झूले में आ गई। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस झूले में एक आदमी की गुंजाइश ही मुश्किल से निकलती है। कहाँ वो कांता थी, मेरे सर पे सवार हो गई थी। इसके बालों से उठने वाली मासूर कुन महक मुझे दीवाना किए दे रही थी, जो किसी मसनूई शैम्पू की मोहताज नहीं होती। उसके जिस्म में कभी अजीब शहरंगेज महक थी, वो मुझ पर लदी हुई थी। मैं भी होश का दामन खोता जा रहा था कि अचानक मैं होश की दुनिया में वापस आ गया। मैंने सख्त और खुर्दे लहजे में कहा, कांता होश में आओ, और तुम्हें लेटने का इतना ही शौक है तो लेटो, मगर मुझे यहाँ से उठने दो। कामरान, कांता ने मेरे कान में सरगोशी में कहा। मुझे उठने दो कांता, मैंने बुरी तरह उसे झिड़क दिया। दुश्मन सर पे है और तुम्हें ये चोचले सूझ रहे। वो शायद इस लहजे की आदी नहीं थी, इसलिए जलाकर उठ गई। उसके उठने के बाद मैंने भी इस लुढ़कने से निकलने की कोशिश की, मगर कांता ने रोक दिया। तुम थके हुए हो इसलिए लेटे रहो। मुझे न जाने क्या हो गया था। मैं वचन देती हूँ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें डिस्टर्बेंस हो। मुझे इसके जुमले पर हंसी आ गई। गोया जब दुश्मनों का खतरा टल जाता तो मुझे डिस्टर्ब करती। इसमें हंसने की क्या बात है, वो बिगड़ कर बोली। मैंने एकदम उसके मुंह पर हाथ रख दिया क्योंकि कोई इसी तरफ आ रहा था। मुझे लग रहा था कि बाबा की जड़ी बूटियाँ और सफूफ पीकर मेरी कुव्वत समात भी कई गुना बढ़ गई थी। बेनाई भी तेज़ हो गई थी और सूंघने की हिस्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुश्किल से 1 मिनट बाद कोई ऐन इस दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। वो शायद सस्ती किस्म की कोई बीड़ी पी रहा था क्योंकि उसकी नागवार बू मेरी नाक में जा रही थी। फिर कदमों की चाप से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ मज़ीद एक आदमी आ गया है। दादा जीप तो मैंने वहाँ से निकाल ली, मगर इन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। जंगल इतना घना भी नहीं है कि इनमें से 1 न 2 पूरे 3 आदमी छुप जाएं और हमारे किसी आदमी को नज़र न आए। दादा ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। शायद वो कुछ सोच रहा था। अरे मर गया दादा, दूसरा आदमी अजियत भरे अंदाज में चीखा। मुझे शायद बिच्छू ने काट लिया है। इस वक्त तक अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। एबे कोई कांटा वांटा चुभ गया होगा। दादा ने, टार्च है तेरे पास? उसने कोई जवाब दिए बगैर टार्च रोशन कर दी। शायद बिच्छू तलाश कर रहा था। अरे ये क्या, दादा की आवाज़ में तहयत था। और टार्च ज़रा मुझे दो। क्यों दादा, कोई सांप है क्या? टार्च वाले की आवाज़ में मुर्दनी सी थी। तो टार्च दे, दादा चलाकर बोला। न जाने उसने क्या देख लिया था। छठी हिस्स मुझे खतरे से आगाह कर रही थी। मैंने कांता को बिल्कुल साकत रहने का इशारा किया और खुद मोहतात होकर इस चढ़ोके से निकल आया। यह गनीमत था कि इस वक्त हवा बहुत ही ऐसा थी। इसकी सरसराहट में नीचे वालों को भी मालूम
नहीं हो रहा था और कभी तेज हो जाती थी। जब तेज होती थी तो उससे तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता था। यार ये तो किसी लड़की की नाक में पहनने वाली लौंग है, कहीं कांता इस दरख्त पे तो नहीं। दादा का जुमला सुनकर मेरे असाब कशीदा हो गए। अब वो लोग यकीनन हमें इस दरख्त पे तलाश करते। वैसे तो हम दोनों ही घने पत्तों में छुपे हुए थे, मगर वो अपनी तसल्ली के लिए इस पे 2-4 फायर भी कर सकते थे। उनके पास हर किस्म की दूरमार राइफलें भी थी। इसका अंदाज़ा तो मुझे फायर के वक्त ही हो गया था कि वो लोग किस किस्म के जदीद असले से लैस हैं। फिर शायद दादा या उसके आदमी ने ताकतवर टार्च की रोशनी में ऊपर देखने की कोशिश की थी, क्योंकि रोशनी पत्तों से छनकर हम तक भी पहुंची थी। वार्निंग देकर दरख्त पे सब मशीन गन का एक ब्रस्ट मार दो, दादा ने हुक्म दिया। जो कोई भी दरख्त पर हुआ वो अभी जिंदा या मुर्दा नीचे आ जाएगा। ऊपर अगर कोई है तो 1 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जाए, वरना मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा, नीचे से कोई बुलंद आवाज में बोला। मैंने चश्मे जन में एक फैसला किया। मैं चाहता तो ऊपर ही से फायरिंग करके इन दोनों को ठिकाने लगा सकता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि फायरिंग की आवाज़ से इनके दूसरे साथी भी इस तरफ दौड़े आए। न जाने इनकी तादाद कितनी थी। मैंने पत्तों की ओर से झांक कर देखा। दरख्त के नीचे खड़ा हुआ एक शख्स सब मशीन गन लोड कर रहा था और दूसरा बीड़ी के कश लगा रहा था। टार्च इस वक्त भी रोशन थी, मगर उसका रुख अब ऊपर की जानब नहीं था। वो बीड़ी पीने वाले के हाथ में थी, जो यकीनी तौर पर दादा था, क्योंकि इन्हीं ने दूसरे आदमी को फायर करने का हुक्म दिया था। मेरे पास चंद सेकंड थे। मैंने राइफल कांता को पकड़ाई और अचानक सब मशीन गन वाले पर छलांग लगा दी। एक तो मेरा 200 पाउंड वजन था और उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। फिर मैंने छलांग लगाते वक्त उसकी गर्दन पे कराटे का एक वार किया था। वो आवाज़ निकाले बगैर वहीं ढेर हो गया। सब मशीन गन थी उसके जिस्म के नीचे दब गई। दादा के होठों से बीड़ी निकल के नीचे गिर पड़ी। वो फौरन ही संभल गया। टार्च अभी तक उसके हाथ में मौजूद थी। उसने संभल कर टार्च से मेरे सर पे हमला किया, मगर मैं चुकाई देकर बच गया। इस दौरान उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। इससे पहले कि वो मुझ पर फायर करता, मैंने घूमकर एक राउंड किक उसके हाथ पर रसीद कर दी। किक रिवॉल्वर उसके हाथ से दूर जाकर गिरा। वो चाहता तो आवाज़ देकर अपने साथियों को वहां बुला सकता था, मगर शायद वो कुछ ज़्यादा ही पुरइत्माद था। उसने किसी को आवाज़ देने के बजाय टार्च भी हाथ से छोड़ दी, मगर वो अब भी रोशन थी और उसकी रोशनी में मुझे दादा के खदोखाल साफ दिखाई दे रहे थे। उसका कद मुझसे कम था, मगर जिसामत में द्यो था। रंगत काली थी, बड़े बड़े बाल थे जो उसके शानों तक लहरा रहे थे। बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछें थी और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। आम आदमी तो उसकी शक्ल देखकर ही दहक जाता था। चेहरे को मजीद खौफनाक बनाने के लिए उसने एक कान में कुंडल पहन रखा था।